हेलो क्लास, थके हुए सारे, खूब थक के आ रहे हो। आप लोग कहाँ हो? किधर हो? किधर है आप लोगों का? अभी तक तो सामने नहीं आया ये। क्यों नहीं आया? हम्म, ओके बेटा, सारे आ गए हो? थक गए हो कंटिन्यूअसली बैठ के देख देख के? ओके। मैं अब कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बोर ना होने देने दूं। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे एग्जाम का कुछ पता है कब होंगे? बेटा ये आपके जो है ना, ये कोऑर्डिनेटर का काम है। मेरा काम है आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूं फिलहाल। ठीक हो गया? ओके, सब आए हो? गुड आफ्टरनून मैम। क्वेश्चन क्या है सारा मोरिस? ओके, अभी हमने सुबह जो पढ़ा है वो था गैस्ट्रिक कैंसर। सो आपका जो एक चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फर्स्ट यूनिट में से 3 चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और अभी मैंने एक चैप्टर खत्म किया, चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे ये स्मॉल एंड। आपको पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, आवाज आ रही है बेटा? ठीक हो गया मैम। ओके, अच्छी बात है। निम्रा बेटा, आवाज आ रही है? हम लोग अब देखेंगे इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो आज हम पढ़ेंगे आईबीएस। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपको ये स्क्रीन पे जो बाउल नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे इरिटेबल बाउल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं हमारे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो है अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर, ठीक है। अब यह है कि एक ग्रुप है बाउल डिसऑर्डर का, और क्रॉनिक एब्डोमिनल कंप्लेंट्स विदाउट स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल कॉज। अब जो ये जो आपका पेट है ना, जो हर वक्त दर्द रहता है, हर वक्त दर्द रहता है, खाना खा लो दर्द रहता है, खाना ना खाओ तब भी दर्द रहता है, ठीक है। सो ये ये कंप्लेंट जो है ये विदाउट एनी स्ट्रक्चरल या बायोकेमिकल कॉज, बगैर किसी कॉज के भी ये आपको डिस्कम्फर्ट देता रहता है। constitutes a major health problem with gastrointestinal symptoms.
ठीक है। अब ये जो इसका जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपके जीआईटी से है। अब द कॉज ऑफ बाउल जो है वो अननोन है, अभी तक उन्होंने कहा कि ये अननोन है। वेरएज हमने जब गैस्ट्राइटिस पढ़ा था तो हमने कहा कि इरिटेबल किस्म की हम लोग जो स्पाइसी चीजें खाते हैं और ये एसिडिक किस्म की चीजें खाते हैं, एसिडिटी से हमारा पेट की लाइनिंग्स खराब होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। तो हमारे पास एक कॉज था, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि इसका ये जो कॉज है ये अननोन है, लेकिन ये अफेक्ट करता है अप टू 20% अडल्ट को इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में। ठीक है। एक जो आजकल की जो दुनिया है ये सारी इंडस्ट्री पे काम कर रही है और कुछ कह रहे हैं कि भी किसी तरीके से द कंडीशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन विमेन। ठीक है। विमेन में आपको ये तकलीफ ज्यादा मिलेगी। उसकी क्या वजह है आई डोंट नो, लेकिन डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट जो है वो यूएसए डॉलर बिलियन इन यूएसए, इसको फॉरगेट। ठीक है। सो ये ज्यादा है। ये बाहर बाहर के मुल्कों में जो भी तकलीफ आती है ना, समझो कि ये जो पेट की है, अंतड़ियों की है, सब कुछ ये वो बाहर के मुल्क में इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग शराब नोशी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है। सो आप उस बात को हमेशा याद रखना, अगर कभी ये यूएस वगैरह का जिक्र आ भी जाता है, डोंट मेंशन इट इन योर पेपर्स, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि जब ये बीच में हम लिख देते हैं, बता देते हैं, तो ये इसलिए बताते हैं क्योंकि वहां पर ये अल्कोहल और इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा है। Definition: functional GIT disorder without identifiable cause characterized by abdominal pain, constipation, diarrhea या फिर both। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाउल सिंड्रोम है ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर है जिसका कॉज अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो इसकी जो साइन सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, जो पेशेंट कंप्लेन करता है आपको, वो है abdominal पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बोथ साथ साथ चलते हैं। कभी एकदम डायरिया हो गया, ठीक है, तो एकदम कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आ गया, यू नो, इस किस्म का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। उसकी पैथो कहती है कि appears that alters CNS regulation of motor and sensory function of bowel। ठीक है। अब इसने आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके रेगुलेशन में क्या हो गया है, थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो गई है, ऑल्टर कर गया वो आपके बाउल सिंड्रोम को लेके। अब उस बाउल सिंड्रोम में जब ऑल्टर हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इंक्रीज बाउल एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू फूड इनटेक, हार्मोन एंड स्ट्रेस। कभी तो आपने क्या कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो जाए तो बार बार बाथरूम भाग रहे हो, ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है। या फिर क्या होता है कि आपने खाना जो है अपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जो खाना है आपका नॉर्मल डाइट है, आपने उससे ज्यादा स्पाइसी खा लिया, ओवर ईटिंग कर गए, ठीक है, फूड इनटेक पे होता है, देन योर हार्मोन्स, ठीक है, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी पड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये उसने एक वजह बताई। दूसरा उसने कहा है इंक्रीज सेंसेशन ऑफ काइम मूवमेंट थ्रू आउट कर। अब ये काइम मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? हम्म, उसकी लफ्जी मायने नहीं मुझे पता, मैं आपको लफ्जी मायने बताती हूँ। सी ओके, ये pulpy acid fluid which passes from the stomach to the intestine and consisting of gastric juices and partially digested food। ठीक हो गया।
अब उसने कहा कि जो थिक सेमी फ्लूइड मास है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव सिक्रीशन दैट फॉर्म्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यूरिंग formed intestine during digestion. ठीक है, this is also which breaks down the protein and hydrochloric acid. gastric content. ठीक हो गया. Then hypersecretion of colonic mucus, जो आपके जो बाउल में आपका जो म्यूकस है उसकी हाइपरसिक्रेशन हो रही है. लोअर विसरल पेन therefore causing abdominal pain and bloating with normal level of gas. अब क्या है कि जो आपका जो ये बिलो अम्बिलिकल, ठीक है, आपका थ्रेशोल्ड मतलब बहुत ज्यादा पेन है उसमें एब्डोमिनल में, जिसके साथ आपका पेट जो है वो ब्लॉटिंग भरा हुआ है, और क्या कहते हैं, गैस से, राइट. तो ये आपका उसने बताया. देन सम लीकेज ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कुछ उसमें आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी का भी दखल दिखा रहे हैं कि ये इसकी वजह से हो जाता है. एंड दैट इज ऑल योर CNS ऑल्टर्ड इन CNS. मैम जी आज नेट पे बहुत इश्यू आ रहा है, मेरा पिछले लेक्चर बिल्कुल भी नहीं हुआ. बेटा मैं आप लोगों को वो सनानास, आई सेंड यू द प्रेजेंटेशन एंड यू कैन रीड इट. ठीक है, और अगर उसमें से भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी. ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने कोशिश किया हुआ है कि आसान से आसान, और ये सब कुछ बेटा आपको अपने बुक में मिल जाएगा. आपके पास AHM की बुक है ना, तो अगर आप इफ यू ओपन दिस बुक यू विल फाइंड एवरीथिंग सेम टू सेम देयर आल्सो. बस ये है कि वहां से हमें थोड़ी सी छांटी करनी पड़ती है, राइट. सो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर नहीं पढ़ाया गया. हमने गैस्ट्रिक कैंसर पढ़ा था. यू ओपन योर बुक, गो टू योर उसमें जाके देखो कि गैस्ट्रिक कैंसर में क्या कुछ था, एंड देन टेल माय दिस प्रेजेंटेशन एंड आपको पता लग जाएगा. इट्स ऑल देयर. AHN में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ो ना बेटा. AHN 1 AHN 2 सारा कुछ उसी में मिक्सड अप है. बुक्स नहीं है तो बेटा आप आपके पास ये जो नेट आता है उससे आप AHN 1 की वो क्या कहते हैं जो अम, क्या है उसका नाम, ब्रूनो सुदात की जो बुक है, ये आपके कोर्स की बुक है. आप AHN 1 एंड AHN 2 जो है डाउनलोड करा लो, आपके पास बुक सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी एंड स्टडी फ्रॉम देयर. प्लस मैं अगर नहीं है मेरे पास पता नहीं कौन सी बुक है, मैं वो आपको सेंड कर सकती हूँ, मेडिकल सर्जिकल की एक और एक और मेरे पास है क्वेश्चन आंसर गाइड बुक है. I'll send you that also so that आप लोग अपनी अच्छी सी तैयारी AHN 1 और 2 की दोनों की अच्छी सी तैयारी करके रखो. ठीक हो क्या? अभी नहीं, अभी आप लोग अपना पढ़ो, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी. ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगी, आप आगे बाकी क्लास को सेंड कर देंगे. ओके, यहाँ पर हमने पैथो में देखा कि ये सारा ऑल्टरेशन किसकी वजह से आ रहा है, CNS की, ऑल्टर्ड CNS की रेगुलेशन की वजह से आ गया. उसके मोटर और सेंसरी जो फंक्शंस हैं बाउल के, उसके अंदर क्या है, ये सारा ऑल्टरेशन है, जिसमें हमने देखा कि इंक्रीज बाउल एक्टिविटी जो है वो उसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ फूड इनटेक, हार्मोन्स एंड स्ट्रेस है. और काई मूवमेंट है जो कि गट के अंदर जो जूसी पार्ट है उसका उसने बताया कि उसकी इंक्रीज सेंसेशन की वजह से भी हो जाता है. मैम मैम बस हम GIT ही पढ़ेंगे. क्यों क्यों आप ये सिर्फ पढ़ेंगे, आगे क्यों नहीं पढ़ेंगे?
अभी जो चैप्टर चल रहा है बेटा वही चलेगा ना, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी नाउ, लेट मी फिनिश इट, ठीक है। इंक्रीज सेंसेशन है एंड देन हाइपर सिक्रीशन है कॉलोनिक म्यूकस की, लोअर एब्डोमिनल पेन इतनी ज्यादा है कि ब्लॉटनेस होना शुरू हो सकती है, और उसके ब्लॉटनेस की वजह से हम देख सकते हैं कि क्या है, ज्यादातर अगर आप उसके पेट पे ऐसे ऐसे करो ना तो आपको डल साउंड सुनाई देगा, जिसको हम परकशन कहते हैं। अगर आप ऐसे अगर पेट को परकशन ना भी करो लेकिन छेड़ो तो आपको डुम डुम की आवाज आएगी, साफ पता लगता है कि पेट में गैस है। यू नीड टू स्टैंड अप एंड वॉक ताकि आपकी गैस पार हो। सम लिंकेज ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बहुत दफा उसमें कुछ डिप्रेशन है, हमने देखा स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल से आपको डिप्रेशन भी होगा, आपको एंजाइटी भी होगी। एंजाइटी इसलिए होगी क्योंकि आप यू कांट सिट कंफर्टेबली, पेट में दर्द है, आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं गैस भी आ रही है, यू डोंट वांट टू सिट विद द पीपल के, एम्बैरेसमेंट होती है, सो एंजाइटी और डिप्रेशन उसकी वजह भी बन सकती है, ठीक है। सिम्टम्स में हम देखेंगे डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन, ये हमने प्रीवियसली भी देखा। ब्लॉटिंग हमने देखा, म्यूकस इन स्टूल, ठीक है। म्यूकस इन स्टूल में आपको कैसे पता लगेगा कि म्यूकस इन स्टूल है, इट इज जस्ट जब डायसेंट्री हो जाती है ना, कभी डायसेंट्री हुई है, डायसेंट्री में सिर्फ म्यूकस आ रहा होता है, बस म्यूकस इन ब्लड, तो हम कहते हैं कि ये डायसेंट्री है, बिल्कुल वाटरी स्टूल, और फिर उसके साथ म्यूकस एंड देन कम्स ब्लड आल्सो समटाइम्स, तो क्या होता है कि हमें पता लग जाता है। सो म्यूकस जो है वो आपके स्टूल में आ रहा है, देर इज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या फिर दोनों हम जो प्रीवियसली देखा था कि ये बाउल सिंड्रोम जो है वो उसमें क्या है कि एक तो ब्लॉटिंग हमने देखी, फिर स्टूल में म्यूकस आ रहा है, डायरिया लग गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर उसने कहा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों साथ साथ है। अब वो साथ साथ आपको कैसे लगेगा, ऐसे है कि एकदम डायरिया लूज स्टूल आया और उसके बाद कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आ गया, then again there is diarrhea and there is, so this is sometimes both depression, anxiety and stress, ये भी हमने देखा, ठीक है। उसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी और स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन। अब इसमें उसने कहा कि इस आईबीएस को उन्होंने मजीद सब डिवाइड कर दिया, आईबीएस डी एंड आईबीएस सी, D for diarrhea, C for constipation, ठीक है। Diarrhea is predominant, constipation is predominant, and alternating are diarrhea and constipation. That is, उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया मजीद, किसको कर दिया, आपके आईबीएस को उन्होंने मजीद दो आईबीएस को सब डिवाइड कर दिया। यहां तक समझ में आई बेटा? अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, आगे हमने क्लास उसको देखा था कि उसने क्या किया, आईबीएस ने आगे मजीद डिफाइन कर दिया आईबीएस डी एंड आईबीएस सी, और वो क्या है, प्री डोमिनेंट, ये है प्री डोमिनेंट है, ठीक हो गया, ओके। नाउ सपोर्टिव सिम्टम्स ऑफ आईबीएस क्या हो सकता है, fewer than 3 bowels movement a week, ठीक है। 3 से बाजुकात क्या है, 3 से कम स्टूल उसने पास किए पूरे हफ्ते में। फिर कभी उसने कहा कि वो मोर देन 3 बाउल मूवमेंट अ डे, एक दिन के अंदर 3 बाउल कर दिए, ठीक है, स्टूल की बात हो रही है। उसने कहा कि कभी तो 3 से कम उसने वॉशरूम गया पूरे वीक में, ठीक है, पूरे वीक में वो मुश्किल से 3 दफा, ज्यादा हो सकता है 3 से भी ज्यादा दफा चला गया, लेकिन क्या है, एक हफ्ते की बात हो रही है। अब एक दिन की बात हो रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में वो 3 दफा से भी ज्यादा वॉशरूम की तरफ
जा चुका है। हार्ड और लंपी स्टूल, अब उसको स्टूल किस किस्म का आ रहा है, सख्त कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आ रहा है या फिर ढीला ढाला सा स्टूल आ रहा है। लूज और वाटरी, या तो वो लूज स्टूल आ रहा है या एकदम पानी की तरह आ रहा है। ठीक है। अर्जेंसी, अर्जेंसी, भागो 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 भागो, अभी तो मैं बाथरूम से आया, अभी मैंने हाथ भी नहीं धोया कि मैं फिर से बैठ गया। ठीक हो गया। देन फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, अब क्या है कि वो बैठ तो गया, कर भी पॉटी कर भी ली, लेकिन अभी भी फील हो रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, काफी देर हो गई है बैठ बैठ के, अभी आ रहा, नो ही हैज अर्ज टू डेफिकेट, लेकिन वो डेफिकेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज इनकम्प्लीट, राइट। पासिंग म्यूकस ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, बिल्कुल जो है ना लेसला सा म्यूकस, वो कभी कभी बाउल मूवमेंट में वो भी आ रहा है। एब्डोमिनल फुलनेस है, पेट भरा भरा सा है, ब्लॉटिंग या स्वेलिंग, अब वो स्वेलिंग है ब्लॉटिंग है तो फिर पता लग जाता है, ब्लॉटिंग से तो वो पता लग जाता है कि बीच में गैस हो रही है कि वैसी स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग का जरा वो जो आप छेड़ेंगे उससे पता लग जाएगा कि जो टमी है उसमें गैस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लॉटनेस आपको नजर आ रही है और उस ब्लॉटनेस को आप थोड़ा सा डम करके देखो, पेट डम कर रहा है, तो क्या है कि उसमें गैस है। ये उसकी सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है। फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट जो है डी, उसमें क्या है, वन, हम जो प्रीडोमिनेंट बात कर रहे हैं तो हम उसमें कहते हैं वन और मोर ऑफ टू, फोर और सिक्स, एंड नन किसी में नहीं, तो वन, थ्री और फाइव। ठीक है। ये स्टूल पास कर रहे हैं। देन कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस जो है, आईबीएस सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, एक या एक से ज्यादा, तीन या पांच, या फिर बिल्कुल भी नहीं, दो, चार और छह के बीच में कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये उसने थोड़ा सा सब क्लासिफाई कर दिया पेशेंट को डायरिया के बारे में। सेरोटोनिन इन इम्पोर्टेंट इन गैस, इज इम्पोर्टेंट इन गैस फंक्शन। अब सेरोटोनिन जो है वो मेजर रोल अदा करता है कि आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट को वो मोल्ड करे। ठीक है। तो ये सेरोटोनिन का काम है। नाउ इन जीआईटी जो है वो डिसऑर्डर में भी रिलेटेड टू किन का इम्बैलेंस सेरोटोनिन इन द गट। ठीक है। अब ये इसका जो जो मेजर रोल है, हमने देखा कि सेरोटोनिन का जो मेजर रोल है वो क्या है कि वो आपके मूवमेंट को, आपकी परसेप्शन ऑफ पेन को और स्टूल को नरम करता है। ठीक है। और उसमें से पानी को रिलीज करता है ताकि आप अच्छे तरीके से कर सको। तो ये इसमें इम्बैलेंस है। एंड इम्प्रॉपर रिएक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल्फ, अब ये जो उसका जो रिएक्शन है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्या कहते हैं रिएक्शन है, वो क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है। टू सेरोटिन, सेरोटिन बेचारा अपना काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर गड़बड़ी आ जाती है। ओके। A faulty communication network between serotonin and एक मिनट। Okay, serotonin in the gut and brain and spinal cord. अब ये faulty communication network between the serotonin in the gut मतलब आपके आपके you know there's always a gut feeling, आपकी अंतड़ियों में gut feeling is a problem. You know, my gut feeling is that something is going to happen. ठीक है, दैट्स योर गट फीलिंग। सो आपकी गट फीलिंग्स के अंदर उसने कहा है कि इट इन द गट एंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में ये एक फॉल्टी किस्म की
कम्युनिकेशन आती है, ठीक है। अब सेरोटीन जो है प्लेज अ मेजर रोल इन मॉड्यूलेटिंग इंटेस्टाइनल movement and perception of pain. It helps to soften stool by releasing water. ठीक है, वाटर को रिलीज करने के लिए रिलीज कर देते हैं तो स्टूल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो आप सॉफ्ट स्टूल भी पास कर सकते हैं। पानी अगर नहीं रिलीज होता और अंदर ही रहता है तो वो क्या करता है, अंदर जाके सारा डायरिया बना देता है। डायग्नोस्टिक में क्राइटेरिया में मैनिंग, कर्व्स एंड रोम, ठीक है। इसको हम देखते हैं बारी बारी कि ये क्या है। Now Rome 3 criteria irritable bowel syndrome में recurrent abdominal pain or discomfort at least 3 days per month and in the last 3 months associated with 2 or more, ठीक है। तो improper with defecation हम पहले देखते हैं कि इन द लास्ट 3 मंथ्स के अंदर उसने कहा कि जो इम्प्रॉपर डेफिकेशन है, डेफिकेशन इज एक्ट ऑफ पासिंग, स्टूल इज कॉल्ड डेफिकेशन, राइट। देन उसने कहा एंड ऑनसेट एसोसिएटेड विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। आप इस जो ब्लॉक्स हैं इनको आपके बुक में भी ये ब्लॉक्स मौजूद होंगे, आप उन ब्लॉक्स को जरूर पढ़ो क्योंकि उसके अंदर से बाज़ात एग्जामिनर्स जो हैं वो उस बॉक्स के अंदर से सारे क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, ठीक है। सो ये भी एक बॉक्स है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझो कि इरिटेबल बाउल रोम 3 क्राइटेरिया में आईबीएस क्या बोलता है, ठीक है। इन द लास्ट 3 मंथ्स में गुज़िश्ता 3 महीने जो गुजर गए हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें एसोसिएट हुई। सबसे पहले किया उसने कि हम नॉर्मल से जरा एबनॉर्मल की तरफ हमेशा जाते हैं, ठीक है। सो इम्प्रूवमेंट किया विद डेफिकेशन एंड ऑनसेट एसोसिएटेड विद चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। तो जो उसकी एसोसिएशन है वो क्या है, चेंज है, ठीक है। स्टूल जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जो है वो उसका ऑनसेट बता रही है। देन ऑनसेट जो है एसोसिएटेड विद द चेंज इन फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ द स्टूल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल की बात कर रहा है, यहाँ पे वो अपीयरेंस कर रहा है कि उसके स्टूल फिर किस किस्म का अपीयर होता है, right? Criteria fulfilled for the last 3 months with symptoms onset at least 6 months prior to diagnose. Diagnose करने के लिए ये जो मालूम करना है ये 6 months का टाइम लेता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप मजीद उसके लिए क्या करोगे, पेशेंट के लिए पेशेंट को आप क्या करोगे, टू फाइंड आउट द कॉज क्लाइंट एब्डोमिनल पेन चेंजेस इन फीसेस एलिमिनेशन, ठीक है। तो टू फाइंड द कॉज फॉर पेशेंट्स एब्डोमिनल पेन, वजह मालूम करो उसके पेट के दर्द की और फिर उसके फीसेस एलिमिनेशन के क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बताना। इसलिए कि जो पेशेंट हमारे पास पेशेंट आते थे टेक्सला में, उसको एक दफ़ा कहीं डॉक्टर ने नहीं साहिवाल में उसको डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया कि आपका टट्टी टेस्ट होगी बीबी, ये आपने लेकर आना है अगले हफ्ते, ठीक है। अब जब उसको कहा कि अगले हफ्ते आपने लेकर आना है तो वो क्या किया उसने, वो इतना बड़ा डब्बा उठा के तो लेके चली आ गई, वो पूरा हफ्ते का पॉटी जो है ना वो इकट्ठा करके तो ले आई कि ये मैं ले आई। अंदाजा करो, ऐसे भी अच्छे लोग हैं। अब क्या है कि आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आती है, आपने अगर पेशेंट को अच्छे तरीके से समझाया होता तो वो ऐसा ना करते, वो समझा कि शायद पूरे हफ्ते का आपने स्टूल इकट्ठा करना है और फिर लेकर आना है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट
वो किस तरीके से आपकी बात को परसीव कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है, जब उनको कहना है कि आपने स्टूल लेकर आना है, तो इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते जब आओगे सुबह स्टूल पास करोगे तो वो आपने थोड़ा सा लेकर आना है टेस्ट के लिए, ना कि पूरे हफ्ते का इकट्ठा करके लेकर आना। ठीक हो गया। सो फीसेस एलिमिनेशन। अब उसके टेस्ट के लिए जब आप स्टूल टेस्ट करोगे तो यू नीड टू एग्जामिन फॉर द ओकल ब्लड, ओवा एंड पेरिसाइड्स कल्चर। हम लोग सिर्फ स्टूल टेस्ट फॉर ओकल ब्लड लिख के भेज देते हैं, वो काफी नहीं है। यू नीड टू चेक फॉर ओवा, पेरिसाइड्स एंड कल्चर एज वेल। जब ये आप चीजें चेक करते हो तो आपने दिखाना है। देन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है आपने विद डिफरेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट ईएसआर, ठीक है, सीबीसी ईएसआर टू डिटरमाइन एनीमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। अब यहाँ से हम लोगों ने इसके बैक्टीरिया इसको चोरी कर लिया और बैक्टीरिया एनीमिया चेक कर रहे हैं। एनीवे ईएसआर से क्या बनता है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए आपने उसका आपने जब ब्लड लिया है तो आप उसके एनीमिया के लिए चेक, क्योंकि पर्निशियस एनीमिया हमने पिछली दफा पढ़ा था कि पर्निशियस एनीमिया किन हालात में बन जाते हैं। सो यू नीड टू चेक आउट फॉर पर्निशियस एनीमिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन प्रोसेस। नंबर टू, नंबर थ्री है। पहले हमने उसके डायग्नोस में क्या देखा, स्टूल टेस्ट, ठीक है, फिर सीबीसी, ईएसआर, और अब देखेंगे सिग्माइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी एंड सिग्माइडोस्कोपी को हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे ना। आपने क्या किया, उसको विजुअलाइज किया बाउल म्यूकोजा के लिए, ठीक है, उसके जो इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग है उसमें सारा म्यूकोजा आपको नजर आएगा। देन मेजर इंट्रा ल्यूमिनल लुमिनल प्रेशर, ठीक है, अम, इसको हम चेक करते हैं। Hmm. Okay. Now, what is intraluminal pressure? An increase in intraluminal pressure can occur with an increase in abdominal pressure. Hence, it was important to distinguish changes in intraluminal pressure due to abdominal pressure increase from those due to contractions of colonic muscular मैस्कुलेचर, मैस्कुलेचर, ठीक है। सो ये आपका चेक करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट नॉर्मल प्रेशर कितना होता है इसका। इसका होता है मेथोडोलॉजी अबाउट नॉर्मल मोटर पैटर्न, रिपोर्ट ऑन व्हाट इज इंटरलुमिनल प्रेशर।
Patient with sigmoid diverticuli and related condition. The first one, characterized by the presence of colicky lower abdominal pain. Colicky pain कैसी होती है? colicky पेन होती है, बहुत शार्प किस्म की पेन होती है, ठीक है, और probably covers what is generally referred to as irritable bowel syndrome. So in the sigmoid colon में पेशेंट के अंदर आपको डाइवर्टिकुलाइज मिलते हैं जिसकी वजह। अच्छा, मैं कल YouTube देख रही थी और उसमें पता चला कि अमिताभ बच्चन को डाइवर्टिकुलाइज है। हम आगे चल के डाइवर्टिकुलाइज पढ़ेंगे। एक स्मॉल सैक पाउचेस बन जाते हैं इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। सो फाइंडिंग विद ये इंटरल्यूमिनल प्रेशर है, स्पैज्म है, ये पॉसिबल हाइपरमीनिया विदाउट लीजन्स। स्मॉल बाउल सीरीज है, अपर जीआईटी सीरीज विद स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू एंड बेरियम एनमा आप देंगे उसको, और उसके जीआईटी ट्रैक्ट आईबीएस इंक्रीज मोर्टेलिटी। सो इतना बहुत ज्यादा तो हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसके लिए हमने क्या किया। पहले हमने इसके फाइंडर स्टूल टेस्ट किया, सीबीसी कराया, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट कराया और सिग्मोइडोस्कोपी की उसकी, ठीक है। और थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि जब हमने की तो वी विजुअलाइज बाउल म्यूकोजा mature intraluminal pressure with obtained biopsies if needed। तो ये और स्मॉल बाउल सीरीज में आपने इनको बेरियम एनमा दिया, ठीक है। बेरियम एनमा काफी होगा आपको सीखने के लिए। सो सिग्मोइडोस्कोपी, बेरियम एनमा और क्या कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अपने स्टूल टेस्ट करवाया और आपने सीबीसी और ईएसआर कराया। ये भी इतना भी लिखोगे तो बहुत है। कोलैबोरेटिव केयर में आप क्या करोगे? कोलैबोरेटिव केयर में यू विल मैनेज ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिंड्रोम से आप उसको हटाओगे उसके पास ताकि वो ज्यादा डिस्ट्रेस में ना जाओ। एलिमिनेशन ऑफ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन। बाज़ वक़्त आप उनको बता सकते हो कि आप ऐसे बैठ के टेंशन में रहते हो, तो इसकी एक ये भी वजह है कि आपको स्टूल नहीं आता, ठीक है, या आपको एकदम डायरिया लग जाता है। सो आपने उसके फैक्टर्स को दूर करना है जो उसकी स्ट्रेस है। मेडिकेशन में आपको क्यों दे रहे हो? टू मैनेज सिम्टम्स, ठीक है। अब उसमें पता लग रहा है कि हमने इस पेशेंट को क्या कहते हैं, क्यों नहीं पेशेंट को हमने चेक किया, तो इसका पर्पस है टू मैनेज द सिम्टम्स। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव, बल्क फॉर्मिंग रिड्यूस बाउल स्पैज्म, नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट इन नंबर एंड फॉर्म। पर्पस आपका मेडिकेशन में क्या होना चाहिए? टू मैनेज द सिम्टम्स। दूसरा उसने कहा कि बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव देखना है। अब बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव में क्या होता है कि वो जो है इसका बाउल स्पैज्म है, उसमें वो उनको छोटा सा वो मूवमेंट के लिए पॉस्टरी ऑफ दे देते हैं जिससे वो बल्क फॉर्म में स्टूल निकल आए। एंटी कॉलन एनर्जिक जो है ड्रग्स, उसमें डाइसाइक्लोमाइन, बेंटाइल एंड हायोकाइन to inhibit bowel motility and prevent spasm given before meal। अब इतना बहुत सारा लिखने के बजाय आपके पास होना चाहिए टू मैनेज द सिम्टम्स, बल्क फॉर्मिंग laxative, एंटी cholinergic drugs, anti-diarrheal medication, antidepressant medication and and research, ठीक है। आपने ये मोटी मोटी बातों को अच्छे तरीके से याद कर लो और यही आपके सारे
निचोड़ है। मेडिकेशन में आप सिर्फ इनके नाम भी लिख दो ना, मेडिसिन के नाम भी लिखो तो बहुत है। आपने प्रीवियसली देखा कि हमने क्या कहते हैं, क्या किया था उनके लिए, मरीज के लिए, और फिर उसके बाद हमने उसको क्या कहते हैं, मेडिकेशन में हमने कहा कि हम उसकी मेडिकेशन में पर्पस देखा, बल्क फॉर्मिंग लेक्सिटिव देखी, और एंटी एनर्जिक ड्रग्स देखे। ठीक है, एक एक चीजें सिर्फ इसमें याद कर लो तो बहुत है। एंड देन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन दिया, रिसर्च के लिए हमने काम किया हमने, और फिर उसके बाद हम डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। इन पेशेंट को हम किस किस्म की डाइट देंगे, हम इस पेशेंट को ऑफन बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल डाइटरी फाइबर। हम कोशिश करेंगे कि अभी इसको फाइबर, हमारी जो गंदम का आटा वगैरह है, दिस इज ऑल। ठीक है, एंड वाटर कंटेंट टू स्टूल एड्स बल्क एंड द वाटर कंटेंट टू स्टूल रिड्यूसिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अब क्या होता है कि उसके दो वजह बन रही है। एक तो जो वो सॉलिड खा रहे हैं वो आपका सुबह दोपहर शाम रोटी खा रहे हैं, रात को वो सुकून से सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं। देन कम सम बेनिफिट्स फ्रॉम एलिमिनेशन, कुछ है ऑफ बेनिफिट्स किस चीज के हैं, लैक्टोज के, फ्रुक्टोज के और सॉर्बिटॉल। ये चीजें जो आपके खारिज करने में मदद देती है। लिमिटिंग इनटेक ऑफ गैस फॉर्मिंग फूड, कैफीन एंड बेवरेजेस। अब इसमें क्या है कि आपने अपना जो खाना जो खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उस गैस फॉर्म में आपने क्या लिया है, फूड, कैफिनेटेड एंड बेवरेजेस। अब ये कहता है कि नर्सिंग केयर में आप क्या कर रहे हो, हेल्थ एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हो, आप उसकी केयर to फोकस ऑन नॉर्मल, क्या है इसका, होम केयर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग सिम्टम्स with changes of diet, stress management है, medication, seek medical attention of serious change occurs। अब आपने क्या किया है कि जो कॉन्टेक्ट है इन हेल्थ केयर, उसमें आपने जो आउटसाइड है उसको ज्यादा एक्टिवेट किया। मैं पानी नहीं लग रहा है। होम केयर फोकस ऑन इम्प्रूविंग सिम्टम्स। घर में अब तो ये फ्लैट में है ना, तो कह रहे हैं कि जो देखते हैं जब वो क्या कहते हैं, अटेंशन नहीं मांगते हैं। ठीक है, मेडिकल, सीक मेडिकल अटेंशन इफ सीरियस चेंज ज्यादा बीमारी ज्यादा फैल रही है या बीमार, तो उसको आपने फिर क्या करना है, सी मेडिकल अटेंशन देनी है। ठीक हो गया मैम? पॉइंट की समझ नहीं आई, कौन से पॉइंट की बेटा? होम केयर की, हेल्थ एनवायरनमेंट की। बेटा कॉन्टेक्ट दी हेल्थ एनवायरनमेंट आउटसाइड एक्यूट केयर। इसमें आपने क्या करना है, हेल्थ एनवायरनमेंट के बारे में मालूमात हासिल कर लो अच्छी तरीके से कि हमने क्या करना है। ठीक है, होम केयर फोकस ऑन इम्प्रूविंग सिम्टम्स, जबकि हम लोग जो जो नॉन मेडिकल केयर में है, हम लोग क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं, जो हमसे पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
किस किस्म की डाइट में चेंजेस लाना चाहिए, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, मेडिकेशन हम क्या लें, ठीक है। और फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत किसकी किससे पड़ेगी, दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर लेडी हेल्थ विजिटर्स एज वेल। हो गया यहाँ तक। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी। ये आपके पास ब्रूनो सिद्धार्थ की बुक है, उसको बेटा आपने मेरे इस क्या कहते हैं लेक्चर्स पे मत बैठे रहना, इसलिए क्योंकि इम्तिहान में वो अपनी तरफ से भी दे देंगे। डब्बों में से निकाल के बुक में जो वो बॉक्सेस बने हुए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो मैं अब आपका अटेंडेंस लगाऊंगी और शोर नहीं करना। 34 स्टूडेंट्स है मेरे पास। Stop rolling this. शबाना असगर आपकी यहाँ पर कहीं भी कोई वो नहीं लगी हुई है अटेंडेंस आज की।
ओके गर्ल बच्चों, खुदा हाफिज।